हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कंजानी आपके सामने आज एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो जेई हो या फिर नीट हो, आपको इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स को अपन डेवलप करेंगे, उसके बाद अपन आयनिक इक्विलिब्रियम पे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिएक्शंस होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। जो आपके पास रिएक्शन होती हैं वो 2 टाइप से होती हैं। पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन which proceed only in one direction, that is फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई रिएक्शन है जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड कर सकती है तो उसको अपन बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई रिएक्टेंट 8 था, वो डिकम्पोज हुआ और उसने एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया B और रिएक्शन ख़त्म हो गई। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो द रिएक्शन which can proceed both in forward as well as बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोसीड करती हैं उनको अपन बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल A + B कोई रिएक्टेंट था, उन दोनों ने डिकम्पोज होकर एक प्रोडक्ट बनाया C + D। थोड़ी देर बाद आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि C + D वापस से रिएक्ट करके A + B बनाना चालू कर दिया उसने। पहले क्या हो रहा था, A + B स्टार्टिंग में जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करा था तो A + B डिकम्पोज होके C + D बना रहा था। थोड़ी देर के बाद अगर अपन इसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो C + D डिकम्पोज होके A + B बनाना चालू कर देगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहलाती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस पूरे टॉपिक में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है अपना, उसमें अपन रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में अपन कोई भी बात नहीं करेंगे। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं आपको फील देता हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होती है और अपने को कैसे पता पड़ा कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, N2 + thrice of H2 gives you twice of NH3। अगर इस रिएक्शन को अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करूं, मान लीजिए मेरे पास कंटेनर के अंदर N2 + thrice of H2 था, वो मेरे को twice of NH3 दे रहा था, ठीक है, वो मेरे को twice of NH3 दे रहा था। आपने इस कंटेनर में जो अमोनिया बन रहा है हैबर्स प्रोसेस से, इसको थोड़ी देर के लिए आपने ऑब्जर्व किया और उसके थोड़ी देर के बाद आपने इसमें क्या किया, ड्यूटेरियम को इंसर्ट कर दिया। D2 मतलब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम को आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। जब आपने इसमें इंसर्ट किया ड्यूटेरियम को तो आपने देखा कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट ND3 भी मेरे को मिल रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अमोनिया होता है NH3, उसी तरीके से ड्यूटेरियम के साथ नाइट्रोजन कंबाइन करके क्या बना रहा है, NH3। इसके अलावा आपको कुछ और प्रोडक्ट्स मिले, जैसे फॉर एग्जांपल NH2D, NHD2 और ये कि ND3, ठीक है। तो ND3 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ND3 कैसे बन सकता है, जब
ऑलरेडी आपके पास N2 और H2 डिकम्पोज होके NH3 बनाया जा रहा है, तो ND3 बनाने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि NH3 जब डिकम्पोज होता होगा वापस से, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए NH3 को वापस से डिकम्पोज होता होगा और वो N2 बनाता होगा। जैसे ही N2 बनता होगा वो D2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता होगा, ND3 बनाता होगा। एक ही कंडीशन है पॉसिबल जो मेरे को समझ में आता है कि ND3 बनाने का सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि रिएक्शन पीछे आती होगी, नाइट्रोजन और ड्यूटेरियम की रिएक्शन होती होगी और ND3 बनता होगा, फिर वो आगे जाती होगी, फिर अमोनिया बनता होगा। ये वाला जो अमोनिया है वो ड्यूटेरियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर रहता है, तो ये अमोनिया इस ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करके NH2D बना सकता है। ठीक है, उसी तरीके से NH3 इस D2 के साथ रिएक्शन करके NHD2 बना सकता है। तो अपने को ये समझ में आता है कि N2 और H2 जब डिकम्पोज होकर अमोनिया बना रहे थे, अमोनिया जब पीछे आएगा तो वापस से N2 बनेगा और N2 ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करके ND3 बनाएगा, NH3 D2 के साथ रिएक्शन करके NH2D बनाएगा, क्योंकि D2 के साथ रिएक्शन करने के लिए उसको पीछे आना पड़ेगा, और NHD2 बनाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जब N2 और H2 डिकम्पोज होकर NH3 बनाते हैं तो NH3 भी डिकम्पोज होकर N2 और H2 बना सकता है। अब एक समय ऐसा आता है कि जितनी स्पीड से या जिस रेट से N2 और H2 डिकम्पोज होकर अमोनिया बनाता है, उसी रेट से अमोनिया डिकम्पोज होकर N2 और H2 बनाता है। उसी को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसके बारे में अपन और आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये N2 और H2 क्यों इक्विलिब्रियम पे आना चाहता है, ऐसा क्या खास है इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे कि हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। अभी के लिए अपन यहीं पे डिस्कशन को ओवर करते हैं कि N2 और H2 डिकम्पोज होकर NH3 बना सकते थे, रिएक्शन पीछे आएगी, वो ड्यूटेरियम के साथ कंबाइन होगा और ND3 बनेगा किसी एक पॉइंट पे। अपन आगे अपना डिस्कशन को बढ़ाते हैं और अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखिए बच्चों, रेट के बारे में अगर बात करी जाए, अगर अपन डेली बेसिस पे भी अगर अपन रेट के बारे में बात करें, जैसे अपन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, वो एक रेट है। वेलोसिटी के लिए अपन बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर अपन रेट के बारे में एक जनरल डेफिनेशन दें तो वो होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। लेकिन क्योंकि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है, मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है ए से, मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है A इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B एंड B इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू A। अपने को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कि कभी भी एटम्स का लॉस नहीं होता, जितने एटम्स A के डिकम्पोज होंगे उतने ही एटम्स B के बनेंगे, है ना। या मैं बोल सकता हूँ जितनी स्पीड से A डिकम्पोज होना चालू करेगा उतनी ही तेज़ी से B का बनना चालू होगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे या ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता कि A के 10 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं और B के सिर्फ 5 मोल बन रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर A के 10 मोल डिकम्पोज होंगे तो B के ही 10 मोल बनेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको हर जगह होल्ड करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अगर मेरे को A के रिस्पेक्ट में अगर रेट लिखना है तो मैं उसको लिखता हूँ माइनस dA/dt, क्योंकि ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट A। क्योंकि ये रिएक्टेंट था तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। नेगेटिव जो बता रहा है सिर्फ आपको, नेगेटिव रिप्रेजेंट दैट A इज़ रिएक्टेंट, और कुछ वो सिग्निफाई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल A टेंड्स टू B, A इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B ना दिया हो आपको और सिर्फ माइनस dA/dt दिया हो, तो आप इसको देख के ये समझ सकते हैं, माइनस साइन को देख के, कि A मेरा रिएक्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जितनी तेज़ी से A कंबाइन होगा, सॉरी जितनी तेज़ी से A डिकम्पोज होगा उतनी ही तेज़ी से B बनेगा, क्योंकि B यहाँ पे प्रोडक्ट है, B बनना चालू करेगा, इसीलिए अपन ने इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। इसमें नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है और ये
इसका फॉर्मेशन या इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ये अपना। अब अपन आगे जो अपना पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, वो होता है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of reaction, according to this law, the rate of reaction is directly proportional to activity, नहीं, is directly proportional to एक्टिव मास, जिसको कि अपन बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। एक्टिव मास, जिसको अपन एक्टिविटी बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज्ड टू their stoichiometric coefficient, है ना। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन दे के रखी हुई है, जैसे मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना ज़रूरी है इस लॉ को लगाने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, ए और बी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं और कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर देयर reactants, CC plus DD. It is a balanced chemical equation, है ना। It is a balanced chemical equation. तो कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को कैसे लिखते हैं अपन? एक्टिव मास ऑफ ए, उसके ऊपर उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, एक्टिव अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। आपको सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है, आपको प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। तो ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिव मास को। एक्टिव मास क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी ऑफ ए और सेकेंड हो जाएगा आपके पास एक्टिविटी ऑफ बी। तो ये होता है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्टिविटी ऑफ ए, उसके ऊपर उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड एक्टिविटी ऑफ बी, उसके ऊपर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखिए जो एक्टिव मास होता है, वो एक्टिव मास जो रहता है वो मास के बराबर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्टेंट है, उसके मान लीजिए 10 मोल हैं। 10 मोल अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, तो उसका जो एक्टिव मास है वो 20 ग्राम्स के बराबर नहीं होगा। एक्टिव मास इज़ डिफरेंट फ्रॉम मास, है ना। और एक्टिव मास जो रहता है इट इज़ एक्टिव मास इज़ अ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। अपन किताब में देख के नहीं बता सकते कि किसी भी चीज़ का एक्टिव मास क्या होगा। एक्टिव मास एक लैब में एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया हुआ प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन रहता है। तो एक्टिव मास इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी, और एक्टिव मास के बराबर नहीं रहता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, है ना। एक्टिव मास जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? क्वांटिटी के। जैसे जैसे क्वांटिटी में इंक्रीज़ होगा, 10 मोल से 20 मोल होंगे, तो उसका एक्टिव मास भी बढ़ेगा। और एक्टिव मास अगर बढ़ेगा तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। एक्टिविटी का मतलब ये रहता है
केमिकल काइनेटिक्स में अपन ये चीज़ देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर, है ना, टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। जब आपको कुछ भी नहीं दे के रखा होता है तो अपन एक्टिविटी को कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अभी अपने लिए है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हर एक चीज़ की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशंस, सबकी एक्टिविटी क्या होती है, डिफाइंड रहती है। देखिए एक्टिविटी सबकी एक्टिविटी डिफाइंड होती है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स, एक्टिविटी की वैल्यू हमेशा उनके लिए कितनी रहती है, 1। ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जब भी रिएक्शन में आएंगे तो उनकी एक्टिविटी हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि बिकॉज their concentration do not change with टाइम के साथ उनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इसलिए उनकी एक्टिविटी हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। फॉर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस एक्टिविटी किसके बराबर रहती है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो एक्टिविटी रहती है वो उसकी एक्टिविटी के बराबर रहती है। रियल गैस के लिए जो एक्टिविटी रहती है बेटा, वो रहती है गामा इंटू उसका पार्शियल प्रेशर। गामा आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दे के रखते हैं, वहाँ पे गामा रहता है यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट। गामा यहाँ पे रहता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। रियल गैस के लिए आपको बहुत कम चांसेस होते हैं रियल गैस के न्यूमेरिकल आपको मिले। इनकेस आपको कभी रियल गैस का न्यूमेरिकल मिलता है तो उसके लिए आपको गामा की वैल्यू वहाँ पे, सूटेबल वैल्यू आपको वहाँ पे दे के रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन। फॉर आइडियल एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिविटी होता है बेटा, वो उसकी मोलैलिटी के बराबर रहता है ना। जो आइडियल एक्वस सॉल्यूशन रहता है उसके लिए जो एक्टिविटी रहती है वो मोलैलिटी रहती है, बट एक्चुअली इसमें क्या होता है, बट आर सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। अपन जितने भी न्यूमेरिकल्स में डील करेंगे, जो भी कंसेप्ट में अपन डील करते हैं, तो वहाँ पे जो भी अपने पास सोल्यूशन दिया रहता है क्वेश्चन में, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड रहता है। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड रहता है तो उस केस में अपन मोलैलिटी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, मोलैरिटी से, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में अपन मोलैलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे। और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा ये रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अपन किसी भी चीज़ की मोलैलिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए एक्टिविटी 1 आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट है। आइडियल गैस के लिए जो एक्टिविटी रहती है वो उनके पार्शियल प्रेशर्स के बराबर रहती है। और आइडियल एक्वस सॉल्यूशन रहता है, उसके लिए मोलैलिटी रहती है एक्चुअली एक्टिविटी, लेकिन क्योंकि अपना सॉल्यूशन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड रहता है, तो अपन मोलैलिटी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी, मोलैरिटी से। एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका यूनिट अपना रहता है मोल्स पर लीटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है AA प्लस BB इज गिविंग यू CC प्लस DD, और मान लेता हूँ कि ये सभी के सभी क्या हैं, गैस हैं, है ना। ये सभी के सभी गैस हैं, तो मैं इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँगा वो लिखूँगा रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ A, उसकी स्टोइकोमेट्री,
एक्टिविटी ऑफ बी उसकी स्टोइकियोमेट्री। लेकिन सभी गैस हैं तो मैं आइडियल गैस की मेरी एक्टिविटी किसके बराबर रहती है, पार्शियल प्रेशर के। तो मैं यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसकी स्टोइकियोमेट्री एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी उसकी स्टोइकियोमेट्री। अगर फॉर एग्जांपल ये गैसेस नहीं होती तो मैं इनको लिखता R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मेरे पास ये एक्वस फेज में होते, सोल्यूशन फेज में होते, तो A रेज टू पावर A एंड B रेज टू द पावर B। और अगर ये दोनों सॉलिड्स होते या फिर एक सॉलिड या फिर एक लिक्विड या दोनों लिक्विड्स होते तो मैं इनकी एक्टिविटी रेट जो रहता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाता। रेट की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स की एक्टिविटी क्या रहती है बेटा, 1 रहती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर अपन एक छोटा सा अपन अगर कंसेप्ट समझे, है ना, एक छोटा सा अगर अपन कंसेप्ट समझे, अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करें, टाइम का और रेट का, ठीक है, अगर अपन टाइम का और रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने को क्या ऑब्जर्व हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ए से लेके बी तक। जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब सबसे ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। बैकवर्ड आने का तो क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि अभी बी बनना चालू नहीं हुआ है ना, बी मैक्सिमम अमाउंट में नहीं बना है, अभी सिर्फ रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है। तो ए का अमाउंट मैक्सिमम होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो अगर अपन बात करें, इसको रेट के अगेंस्ट मत प्लॉट करो, इसको कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। तो जब अपन स्टार्टिंग में बात करें तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, है ना, क्योंकि अपन ने रिएक्टेंट से ही चालू कर रहे हैं। तो अपन मान लेते हैं टाइम t = 0 पे मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट धीमे धीमे क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास रिएक्टेंट के लिए, और ये मेरे पास हो गया बेटा प्रोडक्ट का, है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, और वैसे वैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जितनी तेज़ी से ए डिकम्पोज हो रहा है बी में, उतनी ही तेज़ी से बी ए में डिकम्पोज होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर में रिएक्शन चल रही है, ए इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी, तो बाहर से देखने वाले इंसान को क्या लगेगा कि रिएक्शन रुक चुकी है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही तेज़ी से बी ए में कन्वर्ट होगा। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो पहले तो क्या हुआ, रिएक्टेंट कम हुआ, एक पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, और उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ने बनना चालू किया इस टाइम पे। इस पॉइंट पे आने के बाद अपन देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो अपन बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी और रिएक्शन इस डायरेक्शन में, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। और वो पॉइंट जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम हो चुका था, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है ना, हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम रहता है वो थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल पॉइंट होता है। तो एवरी रिएक्शन वांट्स टू कम ऑन द इक्विलिब्रियम बिकॉज इक्विलिब्रियम इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल पॉइंट। ठीक है बच्चे,
तो आज का टॉपिक अपने केमिकल इक्विलिब्रियम चालू किया है, इसमें कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताएं, बाकी का लेक्चर अपन यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ में आपको इशू आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे डाउट लिख सकते हैं, मैं आपको डाउट बताने में हेल्प करूँगा। और मेरा नंबर है 8962917030। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।